नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है और अपने देश के सबसे दक्षिणी राज्य केरल की है। रूह कँपा देने वाली घटना है और घटना का उद्देश्य अब तक जब मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, पुलिस नहीं पता लगा पाई है। मैं चाहता हूँ आप भी उसमें दिमाग लगाएं, आप भी उसमें कोशिश करें ये समझने की कि आखिर क्या वजह रही होगी। हुआ कुछ यूं कि केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम के थाना बेंजारामुडु पर एक व्यक्ति रात में करीब 8 बजे उपस्थित हुआ। थानाध्यक्ष से मिलने की जिद की। थानाध्यक्ष आए। थानाध्यक्ष को उसने ये बताया, थाना प्रभारी को, एसएचओ को, कि मैंने अपने परिवार के 6 लोगों का कत्ल कर दिया है। और जब उसने कहा कि मैंने 6, अब केरल में इस तरह के अपराध बहुत कम हैं, पढ़ा लिखा समाज है वहाँ का और सोसाइटी भी बहुत रिस्पॉन्सिव है, चीज़ों को इग्नोर नहीं करती है। तो एकदम से सारा थाना उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। उसे पूछा गया कि किसकी किसकी हत्या की है। तो उसने कहा कि मैंने अपनी दादी, अपने चाचा चाची, 3 लोग हो गए, अपनी माँ, अपने 14 साल के भाई और अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है। पुलिस ने पूछा कहाँ इनकी हत्या की। तो उसने कहा शहर के 3 अलग अलग इलाकों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच में मैंने ये हत्या की है। ये सुन के पूरा थाना सन्न रह गया, क्योंकि ऐसा बताने वाले उस युवक की उम्र 23-24 साल थी और उसने अपना नाम आफान बताया। पुलिस, जैसे वो कहते हैं ना कि किंग कर्तव्य मूड हो गई, हतप्रभ हो गई। उसने पूछा कहाँ कहाँ, किस किस इलाके में, किस किस मकान पे। उसने बताया कि फलां फलां इलाके में मैंने इन इन लोगों की हत्याएं की हैं। पुलिस ने पूछा काहे से हत्या। उनके साथ मेरे पास मोटरसाइकिल थी, मैं सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक सब जगह मेरा चूंकि आना जाना था, मोटरसाइकिल से जाता रहा और लोगों की हत्या करता रहा। जब सारा काम मैंने पूरा कर दिया तो मैं अपनी बात कहने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। थानाध्यक्ष ने फौरन, जैसे वो इमरजेंसी बेल बजाई थाने की, लोगों को इकट्ठा किया, अपनी सारी फोर्स को, और उसने जो जो जगह बताई थी वो बताया कि फलां टीम उस जगह जाएगी, फलां टीम उस जगह जाएगी, फलां उस जगह जाएगी। अपने अधिकारियों को सबसे पहले इत्तला की कि ऐसी सूचना आई है, जिसमें तिरुवनंतपुरम ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक सुदर्शन के एस उनको बताया। उन्होंने कहा मैं भी आ रहा हूँ। और इसी आपाधापी में जब वो टीम तैयार होने लगी, गाड़ियां तैयार होने लगी, सबको अपने अपने गंतव्य पर जाना था, इतने सारे पुलिस वालों के सामने ही उस नौजवान लड़के ने, 23 साल के, अपने जेब से एक शीशी निकाली और इसके पहले कि लोग उसको पूछते क्या है, वो पूरी शीशी गटक गया और शीशी वहां उसके हाथ से छूट गई, वही लुढ़क गया। पुलिस ने उस शीशी पर लिखा हुआ कंपोजिशन देखा तो पुलिस समझ गई इसने जहर पी लिया है। सारा काम छोड़कर उसे सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल भी पास में ही था। हॉस्पिटल पहुंचाया गया और हॉस्पिटल वालों ने वोमिटिंग कराने के जितने भी मेडिकल तरीके होते हैं उससे उसको वोमिट कराया, जिससे उसका मैक्सिमम जो जो जहर था, जो पॉइजन था, उसको पानी और बाकी जो आमाशय में उसके जो कुछ था उससे बाहर कर दिया, उल्टी करा दी। लेकिन फिर भी जो कुछ भी 10-15 मिनट के पीरियड में उसके शरीर में गया, उससे वो अनकॉन्शियस रहा और 24 घंटे तक वो अनकॉन्शियस ही रहा। खैर बाकी पुलिस टीमों को
अपने अपने गंतव्य पर भेज दिया गया कि सब लोग जाएं। लोग वहाँ पहुँचे और तब तक थाने पर श्री सुदर्शन केएस भी आ गए और पुलिस महानिरीक्षक दक्षिणी क्षेत्र ने भी अपने यहाँ से एक टीम भेजी और देर रात तक वो भी सारी घटना स्थल पर पहुँच गए। उसने जहाँ जहाँ बताया था वहाँ वहाँ पर सबकी लाशें मिली, लेकिन उसकी माँ की सांस चल रही थी। अपनी तरफ से उसने मरा समझकर छोड़ा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। आनन फानन में उसे भी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार उसकी माँ धीरे धीरे रिकवर हो रही है और आज के एक अपने बुलेटिन में बताया पुलिस ने कि आज डॉक्टर्स ने बताया कि रिकवरी में समय लगेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो खतरे के जोन से बाहर हो गई है। लेकिन आफान यानी उस व्यक्ति जिसने हत्याएं इतनी की हैं, उसको रिकवर होने में थोड़ा समय लगेगा। 24 घंटे बाद जब वो थोड़ा थोड़ा होश में आया और पुलिस ने उससे पूछा तो उसने बताया कि वित्तीय कारणों से, तमाम कर्जे हो जाने की वजह से उसने ये सब की हत्या की है। उसके पिता के बारे में पूछा गया तो पता लगा वो गल्फ कंट्री में दम्माम में नौकरी करता है कहीं पर, और शहर में उसका बहुत बड़ा और आलीशान मकान है। पूरा परिवार बहुत पढ़ा लिखा है और आर्थिक और माली हालत भी बहुत अच्छी है। पुलिस को प्रथम दृष्टया ये लगा कि शायद इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, शायद इसने ये ड्रग का एडिक्ट हो गया है और ऐसा हो सकता है कि नशे के प्रभाव में उसने इतनी सारी हत्याएं की हों। हालांकि वो जिस टेम्पो से या जिस टैक्सी से थाने तक गया था, पुलिस ने उसको भी रोका, उससे पूछताछ की, कहाँ से लेके आए, कैसे लेके आए, और उससे ये भी पूछा गया कि जिस मोटरसाइकिल से तुमने घूम घूम कर ये हत्याएं की हैं, तुम उस मोटरसाइकिल से क्यों नहीं आए। उसने कहा उसमें कुछ टेक्निकल गड़बड़ी आ गई थी, वो खड़ी है और मुझे थाने पर आकर ये पूरी बात बतानी थी, इसलिए मैं टैक्सी करके आया। टैक्सी वाले से पूछा कि जब अब चूंकि थाने पर पुलिस के सामने ही उसने जहर पी लिया और उसके बाद वो उसका माइंड अनस्टेबल हो गया और वो बेहोशी की हालत में हो गया, तो उसके पहले कैसा बर्ताव था ये टैक्सी वाले से पूछा गया कि क्या ये शराब या किसी दूसरे नशे से प्रभावित तो नहीं था। टैक्सी वाले ने कहा बिल्कुल प्रभावित नहीं था, बिल्कुल सामान्य था। प्राइमा फेसी ये देख कर नहीं लगता था कि इसने कुछ जघन्य किया है या फिर ये नशे की हालत में है। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स को और पुलिस को दोनों को ये अंदेशा है कि हो सकता है इसने दवा के प्रभाव में, नशे के प्रभाव में आकर ये हत्याएं की हों। तो पुलिस इन तीनों चीज़ों पर गहनता से विचार कर रही है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। पहला, वित्तीय संकट। उसने बताया कि किस किस तरह से उसके पिता पर बहुत बड़ा कर्जा हो गया था, उसके ऊपर भी कर्जा हो गया था और उसके पिता कर्जा होने के कारण ही पिछले 3-4 सालों से, बल्कि उसका ये कहना है कि ये कोरोना काल के बाद से ही वो वहाँ से वापस अपने घर केरल नहीं आ पा रहे हैं। जब तक वो लोगों का कर्जा नहीं चुका देंगे, लोग उन्हें वहाँ से आने नहीं दे रहे हैं। तो पुलिस एक तो उस कर्जे वाली बात पर अपनी विवेचना केंद्रित कर रही है। दूसरा, पुलिस इस बात पर भी अपनी विवेचना केंद्रित कर रही है कि वो क्या ड्रग का एडिक्ट तो नहीं हो गया था या उसकी मानसिक स्थिति तो गड़बड़ नहीं थी उस समय। और तीसरी और सबसे बड़ी बात कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जिस ब्रूटल तरीके से मारा था, वो एक कुर्सी पर बैठी हुई थी, भारी हथौड़े से उसके सिर पर कम से कम 10 वार किए गए। उसका चेहरा कतई अपनी जगह, उसका सिर कतई अपनी जगह नहीं था, चेहरा पूरा डिफेस हो गया था और पूरा कमरा खूनम खून हो गया था, खून भरा हुआ था। जितनी थोड़ी थोड़ी बात वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए होश में आता है, वो सिर्फ इसकी बात बताता है
और जो इसकी प्रेमिका थी, गर्लफ्रेंड थी फरसाना, उसका जिक्र भी नहीं करता। जो और दूर दराज के रिश्तेदार हैं उनसे पुलिस ने बात की। पुलिस भी परेशान है, लगातार हर दिन 10, 20, 50 लोगों के बयान ले रही है जो कहीं से भी रिमोटली भी उससे कनेक्टेड हैं, उस फैमिली से कनेक्टेड हैं। पुलिस उनका बयान ले रही है। बयानों के आधार पर पुलिस ने ये बताया कि दोनों के संबंध काफ़ी दिनों से हैं। दोनों की शादी होने की बात भी सभी के संज्ञान में है और दोनों पक्षों में किसी ने भी शादी पर कोई ऐतराज नहीं किया है। और फिर भी अपनी उस महिला मित्र को उसने इतने ब्रूटल तरीके से मारा था। फिलहाल जांच अधिकारी उनका वो प्राथमिक कारण के रूप में वो कर्ज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आरोपी आफान के पिता वर्तमान में सऊदी अरब के दम्माम में हैं, लेकिन वही जो मैंने बताया वीज़ा समाप्त होने और बकाया कर्ज के कारण वो 6 वर्षों से घर नहीं लौट पाए हैं। परिवार कुछ महीने पहले शॉर्ट टाइम वीज़ा लेकर उसके पास उनसे मिलने गया था और उसके जो कर्ज हैं उसको चुकाने के लिए संपत्ति के बेचने की बात तय करके वहाँ से लौटा था, लेकिन संपत्ति अभी बिकी नहीं थी। एक जनरल अपील भी इसके परिवार की तरफ से वहाँ केरल में की गई थी कि आर्थिक मदद अगर कुछ हो जाए तो उसका कर्ज वहाँ सब पूरा कर दिया जाए ताकि वो अपने देश वापस लौट सके। इस संगठन के माध्यम से जो ये अपील की गई थी उसमें कथित तौर पर परिवार के ऊपर 10-12 लोगों का 64 लाख रुपए बकाया था। एसपी ग्रामीण सुदर्शन केएस ने यह भी खुलासा किया कि आफान ने जो खुद पैसा उधार लिया था 74,000 रुपये, उनमें से 40,000 रुपये चुकाने के लिए उसने अपनी दादी की चुराई हुई चेन को गिरवी रख दिया था और उससे 40,000 रुपये उसने चुका दिया था। दिक्कत यही है कि आफान अभी अस्पताल में भर्ती है और उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने अनुमान लगाया है कि शायद 1-2 दिन में उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो जाए, यानी ऐसी हो जाए कि वो सवालों का जवाब दे सके, तभी इसके बारे में कुछ आगे जानकारी हो सकती है। माँ के ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा। उसके भी शरीर और सिर पर हथौड़ों के और वार करने के निशान हैं। तो 6 आदमियों के कत्ल की बात उसने बताई और 5 आदमियों का कत्ल वाकई हो चुका था। छठी कत्ल की जो बात बताई थी वो उसकी माँ के कत्ल की बात थी जो अभी जिंदा है। पुलिस के लिए जो राहत की बात यह है कि कत्ल करने वाले ने खुद ही बंजारामुड़ू थाने पर उपस्थित होके और ये बात आके बता दी कि मैंने किया है, लेकिन मकसद के बारे में पुलिस अभी भी कुछ पता नहीं कर पाई है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस के सामने जो जानकारी आई है उसके हिसाब से आफान और उसकी गर्लफ्रेंड फरसाना के रिश्तों को लेकर घर वालों में कोई तनातनी नहीं थी, जो शुरुआती बात है। और जैसा मैंने बताया कि बहुत पढ़ा लिखा परिवार है और वो खुद भी कोरोना से पहले अपना बिजनेस शुरू करने के लिए गल्फ में गया था, दम्माम के पास किसी दूसरे शहर में, लेकिन कोरोना की वजह से उसका कारोबार रफ्तार नहीं पकड़ पाया। इसके बाद से आफान केरल लौट आया। कोरोना के चलते घर की आर्थिक हालत भी पहले के मुताबिक खराब हो गई, कुछ कर्ज भी था। केरल पुलिस के मुताबिक बंजारामुड़ू थाने पर पहुंचने के बाद जिस वक्त आफान ने 6 कत्लों की बात कबूली थी, उस पर जब पुलिस ने उसकी वजह पूछी थी तो उसने कत्ल की वजह सिर्फ अपनी माली हालत को बताया था। हालांकि अभी भी केरल पुलिस को उसकी इस बात पर यकीन नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस आफान के मोबाइल फ़ोन और कॉल डिटेल की जानकारी खंगाल रही है, उसको क्लासिफाई कर रही है,
जिन जिन लोगों से बात उसकी हुई थी, उन सब लोगों को फिज़िकली थाने में बुलाकर उनका बयान नोट किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर जब उसकी माँ एकदम ठीक हो जाए या वो बिल्कुल ठीक हो जाए मानसिक रूप से भी और स्वास्थ्य से, तब उससे कुछ पूछताछ की जाए। आप समझ रहे हैं, पुलिस के पूछताछ करने का तरीका भी ऐसा है कि जब तक वो पूरा स्वस्थ नहीं हो जाएगा, पुलिस उससे कुछ उगलवा नहीं पाएगी। अच्छा, फिर उसने थाने पर ज़हर पीने के पीले पहले ये भी बताया कि उसने घर में एलपीजी सिलेंडर में जो गैस है उसको ऑन कर दिया है, ताकि तीनों लाशें जो उसने वहाँ पर जिनको मारा है वो धमाके से उड़ जाएं। इतना सुनते ही थाने पर लोगों के होश उड़ गए। आनन फानन में लोग वहाँ पहुँचे और देखा कि वाकई वहाँ पर 3 लाशें तो पड़ी हैं और पूरे घर से उसी एलपीजी गैस की बदबू आ रही है। लेकिन लकीली आसपास कोई फायर नहीं आया, या जो धमाका करने के लिए जो माचिस या किसी फायर की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं आया है। और इसकी वजह से वहाँ तुरंत उनका पुलिस ने उस गैस के जो उसका प्रभाव है उसको कम किया और फिर उसके भीतर घुसी, तो वहाँ आफ़ान का छोटा भाई और उसकी गर्लफ्रेंड की लाशें भी वहाँ पर बरामद हुई। माँ को भी मरा समझकर उसने छोड़ा था, लेकिन वो वहाँ पर जिंदा मिली। उसके बाद आफ़ान ने 2 और घर बताए, जिसमें एक में चाचा चाची और दादी की लाश बरामद कर ली। आफ़ान ने सारे कत्ल हथौड़े से किए। फिलहाल मैंने आपको बताया कि पुलिस इन सभी के, माँ के, उसके चाचा चाची के, छोटे भाई के और उसकी महिला मित्र के, इनके मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड तलाश रही है, खंगाल रही है और उनको कोरिलेट करने की कोशिश कर रही है। दिक्कत ये है कि जो लोग बताने वाले थे वो दुनिया में नहीं हैं, और जो 2 लोग हैं भी दुनिया में वो बताने की स्थिति में नहीं हैं। उसने अपनी दादी सलमा बीवी, चाचा लतीफ़, चाची शाहिदा, अपनी माँ, अपने 13 वर्षीय भाई एहसान और अपनी प्रेमिका फरसाना पर हमला किया था, और मौकाए वारदात पर पहुंचे पड़ोसियों ने कुचली हुई खोपड़ियां और खून से सनी हुई लाशें मौके पर देखी, जो भी पुलिस पहुंची थी और पड़ोसी जो पहुंचे थे। फॉरेंसिक टीम ने भी 24 घंटे तक इन तीनों घटना स्थलों पर जो कुछ भी साक्ष्य उनको मिल सकता था, फॉरेंसिक एविडेंस, उसको इकट्ठा करने की कोशिश की है। और सभी हत्याओं में हथौड़े का इस्तेमाल किया जाना ये प्रूव भी हो रहा है। बाकी मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्रूव हो गया। पुलिस को ये भी शक है कि आफ़ान अपनी मोटरसाइकिल से तीनों घरों के बीच आया जाया करता था, लेकिन उसने हत्या के सटीक क्रम की पुष्टि नहीं की। और कहा यह जाता है कि चूंकि अभी भी उस जहर के प्रभाव से वो मुक्त नहीं हुआ है, इसलिए वो पूरी तरह से उस क्रम को नहीं बता पा रहा है कि वो पहले कहाँ गया, नंबर 2 पे कहाँ गया, नंबर 3 पर कहाँ गया। और इस सिलसिले में जब उसकी शरीर पर खून लग गया था तो खून आलूदा कपड़े उसने कहाँ रखे और कैसे साफ सुथरे कपड़े पहनकर वो फिर से थाने पर पहुंच गया। अपनी प्रेमिका जो थी फरसाना, उसको तो एक कुर्सी पर वो बैठी थी और कुर्सी पर ही सिर पर हथौड़े से वार करके, और उसी तरह लाश उसकी बैठी हुई मिली। उसके पास एक जो टेबल थी, शायद स्टडी टेबल थी, उस पर एक आफ़ान की बड़ी खूबसूरत तस्वीर रखी हुई थी। लेकिन हथौड़ा मारते समय सिर से जो खून चारों तरफ फैला था, उसके फ़ोटो पर, जो फ़ोटो खूबसूरत सी आफ़ान की उसकी उस टेबल पर रखी थी, उस पर खून के ढेर सारे छींटे भी पड़े हुए थे। तो बहरहाल ये जितना प्राइमा फेसी लोगों से बातचीत हुई, उसमें आफ़ान में नशे की लत या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोई भी लक्षण नहीं दिखे हैं। पुलिस ने अभी आधिकारिक रूप से ऑफिशियली उसको गिरफ्तार भी नहीं किया है। सभी लोग उसके ठीक होने और माँ के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आज की घटना
देखिए, एक लड़के ने परिवार के 6 व्यक्तियों की हत्या कर दी। पुलिस का ये मानना है कि अभी तक उसे सही-सही मोटिव का पता नहीं लग पाया है। माँ की हत्या उसने उन्हें मरा समझ कर छोड़ा था, लेकिन वो साँसें उनकी चल रही थीं और डॉक्टरों ने बहुत गंभीर प्रयास करके उस उनको बचाने की कोशिश की है और डॉक्टरों का ये मानना है कि अब वो रिकवर कर रही हैं और जल्दी ही पूरी तरह से रिकवर भी कर जाएँगी। आरोपी आफ़ान के बारे में कहते हैं कि इसने बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक ज़हर पिया था और चूँकि थाने पर ही पिया, थाने वाले इसको 5-7 मिनट के भीतर ही अस्पताल ले आए और पूरी टीम ने लगकर उसके ज़हर का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए ज़हर को बाहर निकाला और इसकी वजह से वो उसकी जान तो बच गई, लेकिन मानसिक रूप से वो अभी स्थिर नहीं हो पा रहा है। लेकिन हर हाल में समय ज़रूर लगेगा, वो मानसिक रूप से स्थिर भी हो जाएगा। अभी अभी तक वो पूरी तरह से होश में नहीं आया है। तो दोनों के पूर्ण स्वस्थ होने पर ही पूरी बात का पता लगेगा। उससे पहले पुलिस कयास लगा रही है। जितनी भी बातें उसे पता लग रही हैं, वो हर डायरेक्शन में विवेचना करके और हत्या के कारणों को पता लगाने की कोशिश कर रही है। उसके पिता से भी पूछताछ फ़ोन से तो थाने वालों ने बहुत बार बात की, लेकिन उसकी पहचान के लिए उसे वीडियो कॉल पर उसके प्रॉपर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस उससे भी संपर्क करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि शुरुआती बातचीत के बाद उसने अपने मोबाइल फ़ोन ऑफ कर लिए। हो सकता है कि वहाँ दमाम में आधिकारिक रूप से विदेश सचिवों के या दोनों राष्ट्र के जो भी होम से संबंधित, गृह विभाग से संबंधित लोगों से बातचीत करके उनको लाया भी जा सकता है और उसकी बातचीत भी वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कराई जा सकती है। तो उससे पूछताछ होगी तब शायद कुछ इस पर, अगर उसे जानकारी होगी इसके पिता को, तो इस पर कुछ प्रकाश डाल सकता है। थोड़ा बहुत जो बीच-बीच में होश में आने पर उससे जो बातचीत होती है और ज़हर खाने के पहले जितनी बात उसने थाने में बताई थी, वो बार-बार उसी कर्ज़े की, फाइनेंशियल कंडीशन की और कोरोना के समय अपने व्यापार के बर्बाद होने की बात बताता रहा। लेकिन प्राइमा फेसी ग्राउंड पर ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि आर्थिक स्थिति इस परिवार की आज भी बहुत अच्छी है और बहुत मजबूत है। लेकिन इन सब में जो गर्लफ्रेंड यानी उसकी महिला मित्र की जिस तरह से उसने हत्या की है, ब्रूटल तरीके से मारा सबको उसने, लेकिन इतनी ब्रूटल तरीके से किसी को नहीं मारा जितना अपनी गर्लफ्रेंड को मारा। सबको एक हथौड़े या मैक्सिमम 2 हथौड़े मार के ही उसने हत्या की और इसके सिर पर तो इतनी बार उसने हथौड़े से वार किया कि सिर की कोई भी हड्डी साबित नहीं बची है, चेहरे का पता ही नहीं है, चूर-चूर कर दिया उसने। ये बात नहीं समझ में आ रही कि वित्तीय कारणों में अपनी मंगेतर कह लें उसे या गर्लफ्रेंड कह लें, महिला मित्र कह लें, उसकी इतनी ब्रूटल हत्या उसने क्यों कर दी? उसकी आर्थिक स्थिति का उस लड़की से क्या लेना-देना है? ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है। जिस हिसाब से उसकी बॉडी कुर्सी पर बैठी हुई मिली है फरसाना की, तो ऐसा लगता है उसे सोचने का भी मौका नहीं मिला या हिलने का भी मौका नहीं मिला और जैसे ही उसका नर्वस सिस्टम शरीर से डिस्कनेक्ट हुआ, वो जैसी थी वैसी ही अपनी जगह पर बैठी हुई है। अब देखिए, पुलिस आज नहीं तो कल इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश करेगी। प्रोफेशनल पुलिस है केरल की, वो बिल्कुल पर्दाफाश करेगी, पूरा अनावरण करेगी, एक-एक चीज़ वो बताएगी, बाकायदे प्रेस से रूबरू भी कराएगी अगर सब चीज़ें पता लग जाती हैं तो। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो कितना भी वित्तीय कारणों की, आर्थिक परेशानी की, कर्जा लेने की, इन सब की बात कर रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं पूरे प्रकरण में इस लड़की फरसाना से ही संबंधित बात निकलेगी, जिसकी वजह से इतने लोगों की हत्या हुई है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।